नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020-21 की रिपोर्ट सामने आते ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। रिपोर्ट कहती है कि बच्चियों से रेप के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन एडीजी वुमन क्राइम ब्रांच प्रज्ञा श्रीवास्तव इसे खारिज करती हैं। वो कहती हैं ये आंकड़ा इसलिए बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि लापता बच्चियों के मामले में रेप की धारा बढ़ाई गई थी, जबकि ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो लापता लड़कियां मिली उनमें प्रेम प्रसंग तो किसी में सहमति से घर से चले जाने के मामले सामने आए। ऐसे में यह आंकड़ा वास्तविक नहीं है। खैर, इस दलील को छोड़ दें तो महिला अपराधों में मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है, जबकि दहेज प्रताड़ना में 7वें नंबर पर, तो दहेज हत्या के मामले में तीसरे पायदान पर खड़ा है एमपी, जबकि छेड़खानी में भी 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश बना हुआ है। बहरहाल, इन नंबरों के फेर में ना पड़े तो लबोलवाब यह है कि प्रदेश में अपराधों को काबू करने की दरकार है। जिम्मेदार धाराएं जोड़ने की दलील देने से बच नहीं सकते। जोर नए सिरे से अपराधों को काबू करने की रणनीति बनाने पर होना चाहिए। कैसे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर अपराधियों तक पहुंचा जाए, ध्यान इसी पर केंद्रित हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020-21 की रिपोर्ट आते ही मानो मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चियों के साथ रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है, जबकि महिला अपराधों में 6ठे नंबर पर। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस इस रिपोर्ट को डिकोड करने का दावा करती है। स्टेट वुमेन क्राइम ब्रांच की एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव कहती हैं, रिपोर्ट में बच्चियों से रेप और पॉक्सो एक्ट में एमपी नंबर 1 पर है, लेकिन 2021 में 3512 केस में से 2499 लापता से जुड़े केस में रेप की धारा बढ़ाई गई, जिससे ये बढ़ा हुआ आंकड़ा नजर आने लगा। मैं ये जरूर कहूंगी कि जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो हम इसे कभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत संतोषप्रद है, क्योंकि लेकिन जितनी मेहनत और जितने एफर्ट किया जा रहा है और वो निश्चित तौर पे उस हिसाब से मैं कहूंगी कि ये अब सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखना चाहिए। आंकड़े भी कह रहे हैं कि हम की मेहनत हुई है, पर आंकड़ों के पीछे का भी जो इतिहास और जो मेहनत है उसको निश्चित तौर पे देखना चाहिए। तो ऑपरेशन मुस्कान से सामने आई हकीकत भी एडीजी ने बताई। बच्चियों के मिलने पर जांच में सहमति, प्रेम प्रसंग, घर से जाने की बात सामने आई। बहरहाल, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई तो एमपी में सियासत परवान चढ़ गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की माने तो सरकार की मंशा पीड़ितों को न्याय देने की है ही नहीं। 2021 के लिए जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। बड़ी बड़ी बात करते हैं मुख्यमंत्री जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके कार्यकाल में 2021 की ये रिपोर्ट कि कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाई है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। इधर बीजेपी का दावा कि बच्चियों महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने कानून कड़े किए गए, अब एफआईआर दर्ज हो रही हैं, ये पिछली सरकार में संभव नहीं था। सजा के प्रावधान और कार्रवाई के प्रावधान को सख्त करने का काम किया है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। पहले की सरकारों के समय में इस प्रकार के जब अपराध हो जाया करते थे तो एफआईआर नहीं करवाई जाती थी, क्योंकि प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं था पीड़ित पक्ष को और थाने वाले भी रिपोर्ट नहीं लिखते थे। आज इस प्रकार के अगर कोई अपराध होते हैं तो हमारी सरकार के निर्देश से पुलिस को कि तत्काल एफआईआर की जाए, जांच की जाए, और इसके साथ साथ में पॉक्सो सहित तमाम सजा के प्रावधान इतने बढ़ाने का काम किया हमारी सरकार ने, मृत्युदंड तक ले जाने का काम किया है शिवराज जी की सरकार में। हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में हत्या, दहेज हत्या, छेड़छाड़, दूसरे अपराधों से जुड़े आंकड़े भी हैं, लेकिन सियासत को जो मन भा जाए। दरअसल इस रिपोर्ट के दोनों पहलू हैं, लेकिन रिपोर्ट से सबक तो लिया ही जा सकता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपराधों पर लगाम लगाने नए सिरे से रणनीति तो बना ही सकती है। सियासत राजनीतिक दलों पर छोड़ दीजिए। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में पहले पायदान पर नजर आता है रेप के मामले में मध्य प्रदेश
बच्चियों से रेप के मामले, पॉक्सो एक्ट के मामले में नंबर 1 पर नजर आता है। लेकिन दलील दूसरी भी है और कहा जा रहा है कि भाई ऐसे मामलों में रेप की धारा जोड़ दी गई जो शायद उसमें थी ही नहीं। लापता जो बच्चियां थीं उनके मामले में रेप की धारा जोड़ी गई थी 2500 से ज्यादा मामलों में, और इसीलिए ये आंकड़ा बड़ा नजर आता है। लेकिन फिर भी केवल अगर इस मामले को अगर छोड़ भी दिया जाए तो अलग अलग मामले हैं, उनमें भी मध्य प्रदेश अलग अलग पायदान पर नजर आ रहा है। चाहे दहेज प्रताड़ना का मामला हो, दहेज हत्या का मामला हो, महिलाओं के साथ छिड़खानी के मामले हो। ये एक बात तो साफ करता है कि अपराध तो हो रहा है, फिर लगाम लगाने की दरकार तो है ही। चर्चा हम करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मृगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अपराजिता पांडे जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मृगेंद्र जी, आपके पास पहले आना चाहूंगा। ठीक है, दलीलें अलग हो सकती हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट अलग कह रही है, तर्क अलग दिया जा रहा है, वो अलग मसला है। लेकिन बहुत सारे अपराध हैं जिसमें आप किसी पे दूसरे पे हैं, किसी पे तीसरे पर हैं, किसी पर चौथे तो पांचवे। भाई काबू तो करना होगा ना मृगेंद्र जी? देखिए, ये लंबे समय से देखिए विशेषकर बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे लंबे समय से चला आ रहा है। 1, 2, 3, 4 चलता रहता है। इसके पीछे कई कारण हैं। राजनीति अपनी जगह है जी, लेकिन जो सबसे मैं समझता हूं कि किसी भी मामले में अपराध दर्ज कराने के मामले मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, शायद ही किसी राज्य में ऐसा होगा। मध्य प्रदेश में अपराध आसानी से दर्ज हो जाते हैं अगर कोई पीड़ित पहुंचा है। अन्य राज्यों में स्थित नहीं है। अन्य राज्यों में आप कई राज्य ऐसे चले जाइए, आपको कोई FIR लिखाने में पूरा पसीना आ जाता है। तो वो एक कारण हो सकता है, लेकिन मैं इसकी दलील नहीं देना चाहता, क्योंकि अपराध नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें निश्चित रूप से, चाहे किसी भी राज्य का मामला, उसमें प्रकरण दर्ज होना चाहिए। अब फिर उसमें दूसरी चीज आप उठा के देखेंगे, अभी तक के जितने भी शोध हुए हैं उसमें ये बात सामने आई है कि अधिकांश मामले बच्चियों के साथ जो गलत काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका जानने वाला, उसका रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, 90% से अधिक मामले आप उठा कर देखिए तो वही लोग रहते हैं जो कि बच्चियों से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत सबसे ज़्यादा इस बात की भी है कि हमें खुद को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हो रही। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात आप देखने प्रधान जी ये देखेंगे कि और मध्य प्रदेश में या कहीं तो पूरे देश में देखिए बच्चियाँ अगर कहीं जा रही हैं, घूम रही हैं, उस पर उनके परिवार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस पर नज़र रखें, ध्यान रखें। परिवार का भी एक पारिवारिक माहौल भी ऐसा बनाना चाहिए कि ताकि बच्चियों को सब चीज़ें समझ में आए, उनका अच्छा बुरा समझ में आए। आपको टच की बहुत सुलभ परिभाषा बताई जा रही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही। तो मैं कहूँगा ये अपराध पर रोक लगना चाहिए। पुलिस का साथ ही एक समाज का दायित्व है, क्योंकि ये अपराध ऐसे हैं कि जिस पे हर आदमी की वो नज़र होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा गलत हो रहा तो उस पर हर आदमी की जिम्मेदारी होती है कि उसको रोकने का प्रयास करे। कि पुलिस अगर चाहे तो पुलिस अपराध दर्ज कर लेगी, उस पर कार्रवाई करेगी, जेल में भेजेगी, उसके बाद कोर्ट जाएगा मामला। लेकिन केवल इससे भर इस तरह के अपराध नहीं, उसमें एक सामाजिक समरसता, सामाजिक लोगों को भी आगे आना होगा, हर समाज के लोगों को आगे आना होगा, ताकि केवल कानूनी प्रक्रिया से अपराध थम जाए ऐसा संभव नहीं होगा। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सामाजिक पहलू भी और पारिवारिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दिव्या गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका दिव्या जी। अपराजिता जी के पास जाऊं मैं, उससे पहले सवाल मेरा आपसे कि अपराध तो हो रहा है ना, नंबर कोई भी हो। प्रशांत जी, मैं इस बात को लेके बहुत संजीदगी के साथ और बहुत संवेदनशील विषय है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो पार्टियों से ऊपर उठ के होते हैं, ये सामाजिक विषय है। इसमें सबसे ज्यादा समझदारी और भागीदारी और जो सबका एक दायित्व है वो समाज का है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून ने इतने सारे कानून बना दिए हैं, उसके बावजूद सब कुछ हो रहा है। बहुत एक किसे कहना चाहिए कि पंजा कसा जा रहा है उन लोगों पर जो कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं। उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। 0 टॉलरेंस करी जाती है, एक पॉलिसी रखी जाती है सरकार की तरफ से कि किसी ने भी महिला पर अगर आंख उठा के देखा, अनाचार करा, व्यभिचार करा, तो उसका घर तक नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन उस सब के बावजूद यदि एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि यहाँ पर अगर महिला अपराध है, तो मुझे उसमें 2-3 बातें साफ नजर आती है। एक बात तो ये कि समाज को अब परिवर्तन का कुछ ना कुछ एक अपना निर्णय बयार लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि ये विकृति समाज की विकृति है। इसमें कानून अपना काम कर रहा है,
प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार बहुत संवेदनशील है, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दिया है कि इस तरह के अपराधों को कहीं पे भी जरा सा भी संरक्षण नहीं मिलेगा और उनके ऊपर एक्शन तुरंत हो जाएगा। तो फिर उसके बावजूद अगर विकृति है, तो जैसा कि अभी माननीय कह रहे थे कि ये आपको एनसीआरबी का एक बहुत चौंकाने वाला डेटा है कि सारे के सारे जो ये अपराध है उसमें 92%, 90 नहीं, अबाउट 92% पहचान के लोग होते हैं, जो जानते हैं कि आसपास ये बच्चियां कौन है, पारिवारिक लोग होते हैं या परिवार के कोई चाचा, कोई फूफा, कोई जीजा, और उसके बावजूद इस तरह के कुछ जो घर के बड़े होते हैं वो तक इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो मैं कह रही हूँ कि जो विकृतियां हैं, इन विकृतियों को उसी हिसाब से डील करना होगा और उसी हिसाब से आगे आना होगा, क्योंकि अब सामाजिक परिवर्तन का दौर करना ही होगा, तभी जाके कहीं हम एक नया, एक सबल समाज तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल। एक और सवाल जोड़ूंगा दिव्या जी, और वो आपसे ही है, वो ये कि आपने कहा कानून बनाए गए, बहुत स्ट्रांग कानून बनाए गए, लेकिन क्या कानून बनाने से अपराध रुक जाएंगे? सोशल आपने एक पहलू को जरूर आपने रखा, लेकिन उसमें साथ में ये भी जोड़ूंगा कि भाई कानून बना दिए, क्या उस तरीके से वो लागू हो पा रहे हैं, डिप्लॉय हो पा रहे हैं, सलाखों तक पहुंच पा रहे हैं क्या अपराधी? जी, आपको जान के आश्चर्य भी होगा, हैरानी भी होगी कि हाँ, ये सच है कि कानून के हाथ लंबे थे, अब कानून पकड़ने लगा है, गिरेबान तक पहुंच रहा है, और कानून ने इन सब अपराधियों को पकड़ के जेल तक भी पहुंचाया है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इन पर एक्टिविटी भी हो रही है। तो ये सब तो गतिविधियां हो ही रही हैं। कानून की तरफ से, मैंने जैसे फिर कहा कि कानून की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये सब काम तो मुस्तैदी से हो ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि रेट है और बढ़ रहा है, तो क्या हमें अब नई चिंता करनी पड़ेगी? मैं बार बार इसी बात को लेके आपके बीच समक्ष आ रही हूँ कि एक बात कि हमने निर्भया को होते हुए आज 10 वर्ष हो गए, हमने निर्भया कांड देखा, हमने इस तरह के कानून और सख्त बनाए और उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस तरह की कार्रवाई होने लगी। सरकार, हर तरह की सरकार संवेदनशील है, लेकिन उसके बावजूद हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका एक रिविजिट करना पड़ेगा, इस सारे के सारे इशू को। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें कही। रिएक्शन अपराजिता जरूर इस पर देना चाहती होंगी। अपराजिता जी, जवाब भी दीजिएगा इस पर, और मेरा एक सवाल भी है, और वो ये कि ये बीजेपी की ओर से, माफ कीजिएगा, ये जरूर कहा जा रहा है कि भाई आप लोगों की सरकार में, शासन में तो एफआईआर ही नहीं होती थी, अब एफआईआर हो रही, तो ये आंकड़ा दिख रहा है। देखिए, अब इस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं तो जाहिर है कुछ तो कहना पड़ेगा। पहला स्थान, दूसरा स्थान, 5वां स्थान वगैरह वगैरह ये सब छोड़ दीजिए। आज कुल मिलाकर बात यह है कि मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं। आज अगर 18 रेप होते हैं तो उसमें से 10 मध्य प्रदेश में होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिल दहलाने की बात है। इसीलिए मुझे आज दुर्भाग्य भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि कम से कम आज दिव्या जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और शिवराज सिंह जी को बचाने की मुहिम ना लेकर आज उनको बात करनी चाहिए थी हम सबकी, महिलाओं के हक की। आज बिल्कुल सही कहा उन्होंने, यहां पे संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है, सत्य बोलने की जरूरत है। बात बिल्कुल सही है कि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए, लोगों की वैचारिक सोच, इन सब चीजों में परिवर्तन आना चाहिए, पर उसमें हम ये नहीं भूल सकते कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए, पॉलिटिकल विल दिखाई जाए, तो चीजें बदल सकती हैं। मात्र 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, और ये हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स जब आए थे तो उसमें 54% गिरावट हुई थी महिला क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में, महिलाओं के खिलाफ अपराध में। आज की रिपोर्ट में सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं की गई, दलितों के खिलाफ में अपराध, आदिवासियों के खिलाफ अपराध। आज सीनियर सिटीजन्स ने कहा कि हम सेफ नहीं फील करते मध्य प्रदेश में। 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जवाबदेही तो बनती है अपनी। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बार बार बातें करते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, फिर भी निर्भया हत्याकांड को हमेशा उजागर किया जाता है। उसमें भी किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई गई थी, इमीडिएटली बाहर भेजा गया, और कितना दुख, हंसिए मत दिव्या
दिव्या जी, आज मत हंसिए, आज सरकार के साथ नहीं, आज महिलाओं के साथ खड़ी रहिए। आज आपको अपनी आत्मा को जवाब देना है। मैं आपसे 2-3 प्रश्न करती हूं, सीधे सटीक प्रश्न, आप सीधा उत्तर दीजिएगा। आरएसएस में कितनी पदाधिकारी महिलाएं हैं? ये आपकी मानसिकता दर्शाती भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। 97% ऑफ निर्भया फंड, एक्सक्यूज मी मैडम, इज स्टिल अनयूज्ड। 97% निर्भया फंड आज भी अनयूज पड़ा है। क्यों? 80% 80% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में यूज कर दिया गया। ये है आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति महिलाओं को बचाने के लिए। अगर इतना है ना तो अपनी कानून व्यवस्था पे भारतीय जनता पार्टी आज श्वेत पत्र जारी करे। आज जो एनसीआरबी की बात है ना, वो सिर्फ टेलीविजन पे नहीं, कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई सड़कों तक लेके जाएगी, संसद लेके जाएगी, विधानसभा में भी इस पे आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिव्या जी, अपराजिता जी की सोच, अपराजिता जी का अप्रोच, अपराजिता जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, मैं आपके वक्तव्यों की बहुत तारीफ करती हूँ, लेकिन आज आपने मुझे बहुत आहत करा है, क्योंकि आप इस तरह के विषय को लेकर यदि आएंगी बीच में, इस तरह के सामाजिक विषयों में भी अगर आप इतने निचले स्तर की तर्कों का अगर आप प्रयोग करेंगी, तो मुझे लगता है कि मुझे आज बहुत खेद हो रहा है इस बात को लेकर कि आप प्लीज अपराजिता जी लेट मी स्पीक, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। तर्क निचले नहीं हो सकते दिव्या जी, तर्क तो सत्य पर बेस्ड होते हैं, साक्ष्य पर। आपकी सोच पर आज मुझे थोड़ा सा मुझे बहुत प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है। आप किस विषय में किस चीज को क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, तो आज हम भी प्रश्न ना उठाएं, महिलाओं के सम्मान के लिए ना लड़े। आज हम क्या चाहती हैं आप? इतनी गंदी भद्दी गालियां देते हैं महिला सूचक शब्दों को लेकर, आप किस बात की चर्चा कर रही हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा है महिलाओं के बारे में, लगता है आज आपको नहीं याद है, और ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। आज महिलाएं क्यों इतनी असुरक्षित है मध्य प्रदेश में, मुझे उसका उत्तर दीजिए। आप लोग बार बार कहते हैं, मैं यहाँ पे सोच देख रही थी कि बार बार बड़ी बातें की जाती हैं, तो आज मध्य प्रदेश में कानून का खौफ क्यों नहीं है? अगर लगातार आप लोग इतने कदम उठा रहे हैं, प्रशासन इतने कदम उठा रहा है, तो बताइए ना आज कानून का खौफ क्यों नहीं है? लगातार क्राइम रेट मध्य प्रदेश में बढ़ता कैसे चला जा रहा है? बढ़ता अपराजिता जी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। बोलना चाहूंगी जी अपराजिता जी के कांग्रेस के मंत्री राजस्थान में कहते हैं कि महिलाओं को अगर रेप करना है तो पुरुष है, हो ही जाएगा। आज क्या सब्जेक्ट है? इनके जर्सी गांव की बात करा ले अपन। कांग्रेस वैसे राजस्थान का आंकड़ा भी एनसीआरबी में काफी ऊपर पायदान पर है, राजस्थान भी। जी ठीक है जी, राजस्थान का भी इस मामले में बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। ठीक है मैं हालांकि इस पर माफी चाहूंगा, आप दोनों से रिक्वेस्ट से कृपया शांत हो जाएं। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जब सरकार असक्षम होती है, उत्तर नहीं दे पाती, तो पक्ष विपक्ष की बात करती है। इस सोच पर आप अगर अपने कांग्रेस पर स्थिर रहूंगी, ठीक है मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी। ठीक है, आज इस पर बात होनी चाहिए थी कि कैसे क्राइम कंट्रोल हो बजाय सियासत के। ये बार हम बात कह भी रहे हैं। मृगेन जी, क्या दलीलों से बचा जा सकता है? जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये कह रहा है कि भाई हमने ये धाराएं जोड़ दी इसलिए ये आंकड़ा ज्यादा दिखने लगा। ये दलीलें क्या शोभा देती हैं पूरे सिस्टम को? नहीं, निश्चित रूप से दलीलें शोभा नहीं देती। देखिए प्रशांत, जिससे कई सारी चीज़ों पर विचार करना होगा। अपन महिला अपराधों की बात करें, महिला अपराध पर रोकने के लिए धाराएं बढ़ाई गई, निश्चित रूप से फास्ट कोड शुरू किए गए, उससे लोगों को सजाएं भी हो रही, लेकिन हर जिले में महिला थाने भी खोल दिए गए। लेकिन उनकी स्थिति क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है, आज जो निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार के निर्देश हैं कि किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हुआ, घटना, तो उसकी रिपोर्ट महिला कर्मचारी, महिला अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए। आज मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, महानगरों में देख लीजिए कि हर थाने में महिला अधिकारी हैं। अगर भोपाल के कुछ थाने ऐसे हैं कि अगर कोई घटना हो गई, दूसरे थाने से महिला अधिकारी बुला के प्रकरण दर्ज कराना पड़ता है। ठीक, महिला थानों के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, आप भोपाल के महिला थानों को देख लीजिए, महिला थानों को जो गाड़ियां दी जाती कहाँ लगी हुई है, किसकी सेवा में लगी हुई है। ये बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिन पर वास्तव में विचार करने उसकी जरूरत है।
महिला अपराध को रोकने के नाम पर सरकार निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बजट बहुत देती है, लेकिन उस बजट कहाँ उपयोग हो रहा है? मैं आप महिला थाने को उदाहरण, महिला थाने के लिए जो गाड़ियां दी जाती, नई नई गाड़ियां आती हैं, वो पूछिए अधिकारियों की सेवा में लगी रहती। आखिर जो चीज़ जिस काम के लिए आई, क्यों इसका उपयोग नहीं होता, क्यों उनको नहीं दी जाती? और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ें। हर थाने में क्यों महिला अधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई, जो शासन के निर्देश हैं? और हर जिले में आप महिला अधिकारी को उठा के देख लीजिए कहाँ पदस्थ हैं, जबकि महिलाओं की 33% भर्तियों का नियम हो गया है। तो अगर महिलाओं के अपराधों को हो तो निश्चित रूप से महिलाओं को उसको आगे आना चाहिए, उनकी पदस्थापना में भी करना चाहिए। हर जिले में अगर महिला थाने है तो वहाँ पर्याप्त स्टाफ दिया जाए। भोपाल के महिला थाने उठा के लीजिए, देख लीजिए कितने महिला अधिकारी पदस्थ हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जो मूलभूत चीजें हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। अगर जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तक इसमें सुधार नहीं आएगा, बात अपन कुछ भी करते रहे। बिल्कुल गंभीर, बहुत गंभीर बात मृगेन जी ने यहाँ पर कही है कि भाई आपको इंफ्रा सुधारना पड़ेगा, आपको महिला थानों में महिलाओं को नियुक्त करना होगा। सामान्य थानों में भी अगर महिला पुलिसकर्मी नियुक्त होती हैं तो महिलाओं के साथ जो अपराध हैं उन पर सही तरीके से जांच हो पाएगी। अपराजिता जी, एक चीज मैं इसमें और कहना चाहूंगा। जी जी, कोर्ट के निर्देश हैं और उसके बाद महिला शासन ने कई बार निर्देश दिया है कि हर थाने जितने हैं तो उसमें महिलाओं के लिए वॉशरूम होना चाहिए, लेकिन अब पता कर लीजिए 60 to 70% थानों में अभी महिलाओं के अलग वॉशरूम नहीं, इसलिए महिलाएं वो थानों में पोस्टिंग नहीं चाहती कि आखिर अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है वॉशरूम तो कहाँ जाएं। ठीक है, दिव्या जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं अपराजिता के पास जाऊंगा। जी सर, मैं आपके साथ एक सरप्राइज विजिट पर अपन चलते हैं, क्योंकि मैं एक महिला संस्था चलाती हूँ और मैं इन सब चीजों से बहुत करीब से जुड़ी हुई हूँ। वन स्टॉप सखी सेंटर और महिला पुलिस थाना, महिला डेस्क, इन सब के साथ मेरा तकरीबन रोज का पाला पड़ता है। इसलिए सर मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी, महिला पीसीआर भी, आइए हम एक दिन चलते हैं और एक सरप्राइज विजिट लेते हैं और हम थानों में जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे चर्चा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहूंगी कि आपने ऐसा कौन सा थाना देखा, कौन सी ऐसी तकलीफ देखी जहां पर आपने इस तरह की आज वक्तव्य दिया है। मैं शिरोधार्य करना चाहूंगी और सुधार भी करना चाहूंगी, मैं दोनों चीजें करना चाहूंगी। लेकिन चूंकि मैं जानती हूं जी से पहले मृगेन जी इस पर रिएक्शन आपका बनता है, क्योंकि मैं ये रोज देख रही। हम लोग रोज देखते हैं, आप किसी भी मैं भोपाल महिला थाने की बात करता हूं, पूछ लीजिए कितने पद स्वीकृत है, कितने पदस्थ है, कितने महिला पुरुष है, आप भोपाल का पता लगा लीजिए। मैं और आगे बात नहीं कर रहा हूं। भोपाल के महिला थाने के लिए जो गाड़ी आवंटित है वो कहां है? जी बहुत गंभीर मसले उठाए हैं भाई, गाड़ी जो थानों के लिए आप सवाल बताइए कहां है? नेता के सेवाओं में लगे तो फिर तो ये सवाल है। उस बात की जानकारी जरूर लेनी होगी, लेकिन मैं इस बात को लेके बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। ठीक है, जवाब अपराजिता जी भी देना चाहती हैं। अपराजिता जी जवाब भी दीजिएगा, और राजस्थान का भी मैं साथ में जिक्र कर रहा हूं। आपका अब कांग्रेस शासित राज्य, वहां की स्थिति भी ऐसी ही है। देखिए प्रशांत जी, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर मैं बार बार कहूंगी, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल दिखाई जाए, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिखाती है शहरों के नाम चेंज करने में, रेलवे स्टेशन, म्यूजियम्स के नाम चेंज करने में, अगर उसकी 2% भी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए महिलाओं के काम करने में, अभी राजस्थान का भी मैं उत्तर दूंगी। वो तो अभी प्रशांत जी ने उठाया, मैं उनका तो उत्तर दूंगी। आप बैंडवैगन पे मत जंप करिए दिव्या जी, आज तो आप हाथ जोड़ के माफी मांगिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में बैठी हैं और ऐसी पार्टी के साथ बैठी है जिसने महिलाओं का लगातार असम्मान किया। राजस्थान में जब आंकड़े आते हैं तो उसके हम कभी नहीं कहते, हम हाथ जोड़ के अपनी महिला बहनों के साथ खड़े होते हैं। हम अपने राजनीतिक दल का संरक्षण करते में नहीं हो जाते, हम तो हाथ जोड़ के महिलाओं के साथ खड़े होते हैं और चीजें को इम्प्रूव करने की बातें करते हैं। आज यहाँ पर आकर हम न्यूज 18 के माध्यम से अपनी सरकार और अपने राजनीतिक दल को बचाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मैं एक महिला के तौर पे आज उनका दुख दर्द समझती हूँ। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी भागी हुआ है दिव्या जी कि आपने इस प्रकार की बातें आज। ठीक है, आखिरी बहुत कम शब्दों में कमेंट मृगेन जी, क्या इस रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया जाए? बेहतर हो के अध्ययन कर कहां लूप होल्स हैं, कहां दिक्कतें हैं, किन क्षेत्रों में बेहतर काम करना है, जरूरत है, उस लिहाज से रणनीति तय हो। निश्चित रूप से रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए, उसने देखना चाहिए कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सब ज्यादा घटनाएं होती हैं, उस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है। उसके लिए पुलिस अधिकारियों के साथ ही समाज को भी आगे लाना चाहिए, महिला बहुत सारी एनजीओ, उनको लाकर कैसे अपन बच्चियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है, केवल पुलिस प्रशासन या किसी मुख्यमंत्री मंत्री की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत शुक्रिया दिव्या जी, अपराजिता जी, मृगेन जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।